गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे सेक्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसकी ग्रोथ फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। हालांकि उसके बारे में आपको कहीं पर भी चर्चाएं नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट की सच्चाई है। जो सेक्टर चलने वाला होता है या फिर जो सही वैल्यूएशन पर होता है, उसके बारे में ना ही न्यूज़ के ऊपर आप लोगों को चर्चा दिखाई देगी। कुछ जेन्युइन लोग हैं जो डेफिनेटली उनके बारे में डिस्कस करते हुए नजर आएंगे, और जो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा तेज़ी में है या फिर जो स्टॉक चल चुका होता है उसके बारे में जोर जोर से आपके कानों में गूंज सुनाई देगी कि हाँ भाई, ये सेक्टर तो अभी और आगे दौड़ने वाला है। और यही चीज़ों से आप लोगों को बचना होता है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को वादा करता हूं कि जिस सेक्टर के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं, उस सेक्टर के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी, और मैं पॉइंट टू पॉइंट वहां पर डिस्कस करूंगा कि आखिर यदि यहां पर ग्रोथ नजर आ रही है तो बेसिकली उसके क्या रीजंस हैं, जिस रीजंस की वजह से ग्रोथ नजर आ रही है। जो लिस्टेड स्टॉक हैं वहां पर क्या चार्ट पैटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी बैलेंस शीट बेसिकली क्या बोल रही है, क्या स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, फाइनेंशियल किस प्रकार ग्रोथ हो रहे हैं। तो जब सारे डॉट कनेक्ट हो जाते हैं वहां पर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, जब आपको लगता है कि वास्तव में ये जो इन्वेस्टमेंट होगी वो इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली रिटर्न देने वाली होगी, या फिर उस इन्वेस्टमेंट को करने के बाद में यदि आपका स्टॉक नीचे भी जाता है तो वहां पर आपको डर नहीं लगता है, बिकॉज उसके बारे में कंप्लीटली स्टडी आप लोगों ने की हुई होती है। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि उससे पहले मैंने उस सेक्टर के बारे में डिस्कस नहीं किया है। 4 मंथ बैक मैंने इस सेक्टर के बारे में एक वीडियो पब्लिश किया था, जहां पर भी ऑल चीजें मैंने डिस्कस करी थी, और वहां से लगभग स्टॉक 10 to 15% ऊपर जा चुके हैं। लेकिन अभी भी चूंकि यहां से मल्टी बैगर रिटर्न मिलने के चांसेस हैं, इसलिए हम लोग उस सेक्टर को अगेन डिस्कस करने वाले हैं। गाइस, हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री को। यहां पर समझिएगा कंप्लीटली चीजों को। डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री के बारे में यदि बात करें तो डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री बेसिकली है क्या, थोड़ा सा उसको हम लोग समझेंगे जिससे कि चीजें बेहतर तरीके से क्लियर हो। यदि डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री की हम लोग बात करें, जब हम लोग बीमार पड़ते हैं तो डेफिनेटली डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री का रोल आता है वहां पे। जब भी आप बीमार पड़ोगे आप पैथोलॉजी के पास जाओगे या रेडियोलॉजी के पास जाओगे। डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में बेसिकली क्या करते हैं, आप लोग बीमार पड़ते हो तो जो भी बीमारी है उसको डायग्नोस किया जाता है ब्लड टेस्ट के माध्यम से, यूरिन टेस्ट के माध्यम से, या फिर आपका बलगम टेस्ट के माध्यम से। तो किस प्रकार के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, क्या बीमारी आपको हो सकती है, उसके बिहाफ पर पैथोलॉजी में टेस्ट होता है। तो यहां पर जो पूरी की पूरी डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री है उसमें जो पैथोलॉजी का हिस्सा है वो 58% जो शेयर है, यानी कि जो रेवेन्यू है वो पैथोलॉजी सेगमेंट से आता है। और रेडियोलॉजी में बेसिकली क्या होता है, यदि आपका बैक पेन हो रहा है या हड्डी में कुछ प्रॉब्लम, वहां पर रेडियोलॉजी हो गया, एमआरआई हो गया, ये रेडियोलॉजी के अंतर्गत आ जाता है। यहां पे 42% रेवेन्यू जो है वो रेडियोलॉजी से आता है। तो टोटल डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री को 2 पार्ट में डिवाइड है, पैथोलॉजी एंड रेडियोलॉजी। इसमें जो लिस्टेड स्टॉक है उसमें डॉक्टर लालपाथ लैब है, मेट्रोपोलिस हॉस्पिटल है, विजय डायग्नोस्टिक सेंटर है। हालांकि इस इंडस्ट्री के अंतर्गत और भी कुछ प्लेयर हैं, जैसे कि एसआर डायग्नोस्टिक हो गया, थायरो केयर टेक्नोलॉजीज हो गया, उनके स्टॉक लिस्टेड नहीं है, तो उसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे होंगे। अब थोड़ा सा ये समझने की आवश्यकता है कि बेसिकली इस इंडस्ट्री में ऐसा क्या चेंजेस होने वाला है जहां पर ग्रोथ मिल सकती है, या फिर पर्टिकुलर इन स्टॉक्स को क्या फायदा हो सकता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यदि हम लोग इस इंडस्ट्री की बात करें तो ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री जो ग्रो कर रही है वो करेंटली 10% से ग्रो कर रही है। तो उसका फायदा तो यहाँ पे हो ही रहा है, लेकिन क्या चेंजेस यहां पर हो रहे हैं जिसकी वजह से इन स्टॉक को फायदा हो सकता है। और स्पेशली यहां पर जो 3 प्लेयर हैं उसमें से सबसे ज्यादा फायदा किस स्टॉक को हो सकता है। अब गाइस, हम लोगों को यह समझने के लिए कि बेसिकली कौन सा प्लेयर यहां पे आगे जाने वाला है, उसके लिए हम लोगों को यह समझने की आवश्यकता है कि कौन सा प्लेयर बेसिकली मार्केट में कर क्या रहा है और उसके पास में कितना मार्केट शेयर करेंटली अवेलेबल है। तो यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे प्रतिशत शेयर ऑफ मार्केट, यहां पर जो 46% शेयर है पूरी की पूरी डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री का, वो
लोकल प्लेयर एंजॉय कर रहे हैं। बेसिकली लोकल प्लेयर, जब आप लोग घर से बाहर जाते हो तो जो छोटे छोटे पैथोलॉजी लैब जो सड़क पर आप लोगों को मिलते हैं, शहर में मिलते हैं, वो लोकल प्लेयर जनरली सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर को एंजॉय कर रहे हैं। वहीं पर यदि हम लोग बात करें 37% शेयर ये जो है हॉस्पिटल लैब के पास में, यानी कि जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं उनकी खुद की लैब्स होती है, जहां पर डॉक्टर यदि कोई टेस्ट लिखता है तो वो खुद की लैब से बेसिकली टेस्ट होता है, जहां पर वो बीमारी को डायग्नोस करते हैं, देन आगे का इलाज करते हैं। जो 17% शेयर है वो 17% शेयर भी कई सारे प्लेयर के में डिवाइड है। जैसे कि यहां पर बात करें डॉक्टर लालपैथ लैब की बात करें, यहां पर 2% शेयर इनके पास में है। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर की बात करें, यहां पर इनके पास में भी 1% शेयर है। एसआरएल डायग्नोस्टिक की बात करें, इनके पास भी 1% मार्केट शेयर अवेलेबल है। थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज की बात करें, इनके पास भी 1% शेयर है। इसी प्रकार जो है अलग अलग शेयर जो है डिवाइड है। अब यहां पर समझिएगा जो लोकल प्लेयर हैं वो सबसे ज्यादा 46% एंजॉय कर रहे हैं और 37% यहां पे हॉस्पिटल लैब्स के पास हैं। अब एक चीज यहां पे फोकस करिएगा, जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रहा है, लोगों का पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रहा है, यहां पर एक प्रॉब्लम जनरली नजर आती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या नजर आती है? जब आप लोग हॉस्पिटल में जाते हो या किसी भी डॉक्टर के पास में जाते हो, डॉक्टर किसी पर्टिकुलर लैब के बारे में जनरली आपको रेफर करता है कि आपको जाना है और इस लैब से बेसिकली टेस्ट कराना है। उसका मेन रीजन क्या होता है कि डॉक्टर और उस पैथोलॉजी लैब में टाई अप होता है। वहां पर फिक्स होता है कि 70% रेवेन्यू लैब के पास में जा रहा है तो 30% उस डॉक्टर के पास जा रहा है जिसने वहां पर जो है कस्टमर को भेजा है। ये बेसिकली डील होती है पैथोलॉजी एवं हॉस्पिटल के बीच में। यदि कोई हॉस्पिटल है उसका खुद का लैब है तो वहां पे वो खुद के लैब में ही जो है कस्टमर को भेजेगा या मरीज को भेजेगा, पेशेंट को भेजेगा। यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है पेशेंट के ट्रस्ट की। बिकॉज ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो लोकल प्लेयर है, जो एक इंडिविजुअल पैथोलॉजी है, वो जो है रिपोर्ट गलत दे सकता है कुछ पैसों के लिए, जिससे कि डॉक्टर का फायदा हो सके। समझ रहे हो? तो ऐसी सिचुएशन में जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, लोग एजुकेट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर की तरफ काफी तेजी से शिफ्टिंग चल रही है। यानी कि जो छोटे छोटे पैथोलॉजी लैब हैं जो शहर में गली नुक्कड़ में खुले हुए हैं, उन पर जनरली लोग आगे चलकर टेस्ट कराना प्रेफर नहीं करते हैं, जबकि एक ट्रस्टेड कोई फर्म है जैसे कि डॉक्टर लालपैथ लैब है, वो गलत रिपोर्ट देने से कतराएगा। बिकॉज उसके पास में एक पूरी की पूरी ब्रांड वैल्यू है और इस बात को जो एजुकेटेड पर्सन है वो भली भांति समझता है। तो कहीं ना कहीं वो वहां जाने की बजाय वहां जो है शिफ्ट हो रहा है और ये शिफ्टिंग काफी तेजी से चल रही है। इसका पूरा का पूरा असर आप लोगों को फाइनेंशियल जब बैलेंस शीट देखोगे वहां पर देखने को मिलेगा। अब लुक एट दिस, यहां पर आप लोगों को क्या नजर आ रहा है कि सबसे ज्यादा जो मार्केट शेयर है वो लोकल प्लेयर एंजॉय कर रहे हैं और यहां पे जो शिफ्टिंग चल रही है वो कहीं ना कहीं अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर की तरफ चल रही है। तो आप ये मान के चलिए यदि डॉक्टर लालपैथ लैब है फॉर एग्जांपल, इसके पास में ओनली 2% मार्केट शेयर है। यदि ये यहां से बढ़ा के डबल या ट्रिपल कर लेता है, 8% या 10% भी कैप्चर कर लेता है, तो यहां पर इस पूरी की पूरी कंपनी को कितना फायदा होगा? डेफिनेटली जरूरी नहीं है डॉक्टर लालपैथ लैब अब ये किस प्रकार एक्शन ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे कि यदि हम लोग एसआरएल डायग्नोस्टिक की बात करें, इन्होंने भी काफी अच्छा चलाया कि ये डोर टू डोर जा रहे थे, सैंपल कलेक्ट कर रहे थे, पूरा का पूरा प्रॉपर इन्होंने चेन बनाया, लेकिन वो प्रॉपर उनका चल नहीं पाया, वो फेल हो गया। अभी डॉक्टर लालपैथ लैब बेसिकली क्या कर रहे हैं? यदि डॉक्टर लालपैथ लैब की हम स्पेशली बात करें, आप गाइस यहां पर देखिएगा डॉक्टर लालपैथ लैब बेसिकली ऐसा क्या कर रहा है कि इनका मार्केट शेयर बेसिकली बढ़ रहा है। यहां पर थोड़ा सा फोकस करिएगा, डॉक्टर लालपैथ लैब के पास में करेंटली 250 प्लस लैब्स अवेलेबल है और वहीं पर इनके पास में जो पिकअप पॉइंट है वो लगभग 10,000 प्लस है और इनका जो सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है वो पिकअप पॉइंट को इंक्रीज करने में दिया जा रहा है। बेसिकली ये कर क्या रहे हैं, इनने एक कॉमन क्राइटेरिया रखा है कि पास में इस जगह पर, इस लोकेशन पर ऐसा दुकान होना चाहिए, उसके आसपास इतना पॉपुलेशन होना चाहिए, वहां पर आप लोग एक पिकअप पॉइंट खोल सकते हैं। इनका खुद का फ्रेंचाइजी बेसिकली ओपन किए हुए हैं, इस वजह से काफी लोग इनकी फ्रेंचाइजी ले रहे हैं। और वहां पर जनरली करना क्या है, यहां पर थोड़ा सा समझने का कोशिश करिएगा। जैसे कि मान के चलिए एक पूरा का पूरा शहर है, उस शहर में एक लैब अवेलेबल है, राइट, एक लैब उस सेंटर में अवेलेबल है, इसके चारों तरफ पिकअप पॉइंट अवेलेबल है। पिकअप पॉइंट बेसिकली जहां
पर सैंपल को कलेक्ट किया जाएगा, या लोग जाकर जो पेशेंट है वो सैंपल दे सकता है, या फिर डोर टू डोर कलेक्शन भी पिकअप पॉइंट वाले करेंगे। वहां पर हो क्या रहा है कि भैया ये जो एक पिकअप पॉइंट है उसने एक एरिया कवर कर लिया कि 5 किलोमीटर के दायरे में जो भी पेशेंट है उनको डोर टू डोर पिकअप करेंगे, या कोई आके पिकअप सेंटर में वहां पर अपना जो है सैंपल दे सकता है। अब वहां पर जो भी सैंपल आए वो जो है इमीडिएटली कहां पर भेज रहे हैं, वो अपने शहर की लैब में भेज रहे हैं। वो लैब में जो भी टेस्ट है वहां पर वो टेस्ट होगा, उस टेस्ट के बाद में ऑनलाइन जो भी रिपोर्ट है उस जो है पिकअप पॉइंट को पहुंच जाएगी, और उस पिकअप पॉइंट के माध्यम से कस्टमर को उनकी रिपोर्ट जो है मिल जाएगी। तो यहां पर इसको काफी तेजी से एक्सपेंड ये लोग कर रहे हैं, पिकअप पॉइंट को बढ़ाने में फोकस कर रहे हैं, जिससे क्या है, जैसे आप लोगों को अभी क्या है, लोकल प्लेयर ज्यादा दिखाई देते थे मार्केट में जब आप लोग जाते थे। अभी क्या है, डॉक्टर लाल पैथ लैब की काफी सारी पैथोलॉजी यदि आप लोग फोकस करोगे अपने मार्केट में भी आप लोगों को देखने को मिलने लगी होंगी। उसका मेन पॉइंट क्या है, बिकॉज ये लोग सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि हम लोग जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके पिकअप पॉइंट को बढ़ा सकें, एक अपनी एडवर्टाइजिंग कर सकें कि लोगों को जहां पर लोकल प्लेयर अवेलेबल है उसके पास में डॉक्टर लाल पैथ लैब की भी पैथोलॉजी अवेलेबल हो, जिससे कि लोग जैसे ही सोचे कि यहां जाना है या जाना है, उनके माइंड में एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आए। तो यहां पर ये जो है मेन इस तरीके का काम कर रहे हैं, जिससे इनके पास में मार्केट शेयर डेफिनेटली बढ़ता हुआ जा रहा है। तो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, यहां पर थोड़ा सा फोकस करिएगा, सबसे ज्यादा डायग्नोस्टिक जो इंडस्ट्री है वो क्यों ग्रो कर रही है, क्योंकि जो लाइफस्टाइल हमारी बदली हुई है, जो खान पान का तरीका है, उसकी वजह से बेसिकली क्या है, यहां पर आप लोग देखोगे ये वर्ल्ड बैंक डेटा 2019 का है। यहां पर ये लोग बता रहे हैं कि कितनी डिसीज जो है बढ़ चुकी हैं, जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ रहे हैं वैसे वैसे डिसीज जो है डेफिनेटली इंक्रीज हो रही है। यहां पर देखोगे 2008 में डिसीज कम थी, 2016 में और बढ़ी, 2013 तक काफी ज्यादा ये डिसीज बढ़ती जाएंगे, और जैसे जैसे डिसीज बढ़ेंगी बेसिकली डायग्नोस्टिक सेंटर का रोल जो है आता है, पैथोलॉजी का रोल आता है। उसके अलावा यदि आप लोग यहां पर देखोगे, यहां पर जो एजेड पर्सन है वो उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है। जो एजेड पर्सन है बेसिकली उनको बीमारी ज्यादा होती है, तो यहां पर उसका भी पर्टिकुलर फायदा डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री को होने वाला है। तो ये पूरी की पूरी थीम है, जिस वजह से डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री में जो लिस्टेड प्लेयर हैं उनकी ग्रोथ जो है होने के काफी ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं यहां से। उसके अलावा यहां पर लोकल प्लेयर के पास में ज्यादा मार्केट शेयर है। यदि लोकल प्लेयर का मार्केट शेयर जाता है तो कहां जाएगा, ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर की तरफ जाएगा। तो ये क्लियरली यहां पर हम लोगों को नजर आ रहा है। अब थोड़ा सा हम लोग फाइनेंशियल देखते हैं, उसके बाद में लास्ट में हम लोग चार्ट को समझ रहे होंगे, जहां पर काफी इंपॉर्टेंट चीजें नजर आ रही हैं। अब गाइस यहां पर यदि हम लोग डॉक्टर लाल पैथ लैब की बात करें तो यहां पर जिसके पास में 2% मार्केट शेयर है और काफी अच्छा बेसिकली ये वर्क कर रहा है अदर प्लेयर से, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर यदि स्टॉक की पी की बात करें 67.8 का पी यहां पर नजर आ रहा है। आरओई की बात करें 20% है, आरओसी की बात करें 25%, काफी अच्छा है। यहां पर थोड़ा सा फोकस करिएगा। यदि हम लोग इसकी पी की बात करने लगे तो इसका जो मीडियम पी है लास्ट 5 ईयर का वो 70 का है, और करंट में जो पी है वो लगभग हमारा 67.8 का है। यानी कि पी के बिहाफ पर भी हम लोग यहां पर देखने लगे तो स्टॉक प्राइस हम लोगों को महंगा नजर नहीं आता है। अब गाइस यहां पर हम लोग ये समझने का ट्राई करते हैं कि जैसे जैसे ये पिकअप सेंटर को बढ़ा रहे हैं, अपने नेटवर्क को इंक्रीज कर रहे हैं, क्या उसका इंपैक्ट इनकी सेल के ऊपर पड़ भी रहा है या फिर नहीं पड़ रहा है, या कंपनी का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड बेसिकली क्या है, इसकी बैलेंस शीट क्या है, क्या इसके ऊपर कर्जा तो नहीं है, उसके बिहाफ पर हम लोग डिसीजन लेने का ट्राई करेंगे। यहां पर यदि हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो यहां पर यदि लास्ट क्वार्टर में हम लोग देखें 545 करोड़ की सेल करी है इसने मार्च 2024 में। यदि हम लोग मार्च 2023 से इसको कंपेयर करने लगे तो यहां पर आप लोग देख पाओगे 491 करोड़ की सेल करी थी। यानी कि क्वार्टरली यदि हम लोग देखने लगे पिछले मार्च से हमने कंपेयर किया तो यहां पर आप लोगों को नजर आएगा कि हम लोगों को लगभग 11% की ग्रोथ नजर आ रही है। अब हम लोग इसको पिछले क्वार्टर से बेसिकली कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि इसका क्या है, डायग्नोस्टिक सेंटर में एक मौसम का काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है कि एक पर्टिकुलर मौसम में जो लोग बाग है वो काफी ज्यादा बीमार पड़ते हैं और उसका सीधा फायदा डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री को होता है। तो इसलिए यहां पर हम लोगों को पिछले क्वार्टर से कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे कि मार्च 2024 देख रहे हैं तो मार्च 2023 से इसको कंपेयर करना पड़ेगा। साथ ही साथ यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे, ये सबसे अच्छी बात है इसकी कि ये कंसिस्टेंट है, लगभग 25% से लेके 30% के बीच में कहीं ना कहीं वेरी कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। अब यहां पर प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में थोड़ा सा फोकस करिएगा। 2013 में ये कंपनी
452 करोड़ की सेल कर दी थी। वो लगातार यहां पर सेल्स में इजाफा आप लोग देख सकते हो, और 2024 में जो इसकी सेल है हाईएस्ट एवर है 2227 करोड़ की। यहां पर कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड समझ में आ रहा है कि कंपनी लगातार अपने बिजनेस को ग्रो कर रही है, उसकी लगातार सेल्स जो है बढ़ती हुई आपको नजर आ रही है। तो यहां पर ये चीज देख पा रहे होगे, और हाईएस्ट एवर सेल 2024 में आप लोग यहां पर देख पा रहे होगे। उसके अलावा यदि नेट प्रॉफिट की बात करें, जो कंपनी 2013 में 55 करोड़ का नेट प्रॉफिट करती थी, वो आज आप लोग देखोगे 362 करोड़ का नेट प्रॉफिट करी है। नेट प्रॉफिट में भी आप लोग देखोगे हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट यहां पर नजर आ रहा है आप लोगों को। किसी भी साल इसने इतना नेट प्रॉफिट नहीं निकाल के दिया है जितना 2024 या लास्ट 4 क्वार्टर में दिया है, तो ये सबसे अच्छी बात है। बैलेंस शीट की बात करें, यहां पर आप लोग क्या देख पाओगे, 2013 में कंपनी के पास में 157 करोड़ का रिजर्व था और 3 करोड़ इक्विटी कैपिटल था। वहीं पर इसने रिजर्व को लगातार यहां पर बढ़ाया हुआ है, और आज की डेट में कंपनी के पास में 1766 करोड़ का रिजर्व एंड यहां पर 83 करोड़ का इक्विटी कैपिटल अवेलेबल है। तो ये काफी स्ट्रांग बात है कि बैलेंस शीट इसकी स्ट्रांग है। साथ ही साथ बोरोइंग की बात करें, यहां पर देखोगे इसने 532 करोड़ की बोरोइंग ली थी, बिकॉज ये काफी ज्यादा जो है पिकअप पॉइंट वगैरह खोलने में वगैरह कर रही थी, एंड यहां पर उसको भी इसने रिड्यूस करा। यानी कि कंपनी को कर्जा लेकर काम करने की आदत नहीं है, यहां पर यह क्लियरली साबित हो रहा है। साथ ही साथ यहां पर आप लोग देख पाओगे, यदि हम लोग देखने लगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में, यहां पर प्रमोटर के पास में 54.60% शेयर होल्डिंग है। एफआईआई की बात करें, यहां पर एफआईआई ने लास्ट क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, 26.15% शेयर होल्डिंग है। वहीं पर डीआईआई की बात करें, डीआईआई को भी जितना मौका मिला इसने भी अपनी शेयर होल्डिंग को इंक्रीज किया है, 9.40% किया है 9.27% से। वहीं पर गवर्नमेंट के पास में भी 0.29% की शेयर होल्डिंग है, और यहां से भी पब्लिक से शेयर होल्डिंग को छीना गया है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप लोगों को क्या नजर आ रहा है, 2022 में पब्लिक के पास में 13.80% की शेयर होल्डिंग थी, जून 2022 में 15.46% की शेयर होल्डिंग थी। उसके बाद में सितंबर 2022 से लगातार पब्लिक के हाथ से शेयर जो है निकलते जा रहे हैं, और किसके हाथ में जा रहे हैं, बड़े इन्वेस्टर के हाथ में जा रहे हैं। चाहे वह एफआईआई हो गया, डीआईआई हो गया, दोनों शेयर खरीदते जा रहे हैं। क्या रीजन नजर आ रहा है, क्योंकि उनको ये क्लियरली नजर आ रही हैं, राइट। तो ये चीजें यहां पर आप लोगों को क्लियर हो गई। अब हम लोग थोड़ा सा चार्ट के ऊपर चलते हैं, वहां पर चीजों को समझने का ट्राई करते हैं। यहां पर आप लोग डॉक्टर लाल पैथलैब का चार्ट देख पा रहे होगे। अब इसको थोड़ा सा समझने का ट्राई करिएगा गाइस, काफी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को नजर आएंगी, थोड़ा सा फोकस करिएगा। मैंने लास्ट वीडियो जो बनाया था डॉक्टर लाल पैथलैब के बारे में, जहां पर मैंने इन सब चीजों को काफी डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, उस टाइम पर शेयर था, फरवरी में मैंने वीडियो बनाया था, उस टाइम पर शेयर 2400 रुपए के भाव पर ट्रेड कर रहा था। यहां पर समवेयर अराउंड मैंने इस पॉइंट के ऊपर वीडियो बनाया था जब 2400 के आसपास ट्रेड कर रहा था। उसके बाद में क्या हुआ एक्चुअल में, यहां पर आप लोग देखोगे एक पैनिक क्रिएट किया गया। ये पैनिक बेसिकली क्या है, सेम जैसा कि मैं बताता हूं कि भैया स्टॉक प्राइस को ऊपर जाना है तो उससे पहले वो पैनिक डेफिनेटली क्रिएट करेगा, जो भी वीक इन्वेस्टर हैं उनको आउट करने का ट्राई करेगा। यहां पर भी सेम चीजें होती हुई नजर आई। यहां पर पैनिक क्रिएट हुआ, यहां पर इस स्विंग को काटा, उसके बाद में स्टॉक प्राइस लगातार ऊपर जाते हुए नजर आया, और आज की डेट में स्टॉक प्राइस 2906 के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन अभी भी यदि आप लोग यहां पर देखने लगो, यदि डॉक्टर लाल पैथलैब के चार्ट को देखते हो, इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 4200 रुपीस के आसपास है, एंड यहां से अभी स्टॉक प्राइस कितना डाउन नजर आ रहा है, यदि हम लोग यहां पर देखने लगे समवेयर अराउंड अभी भी यहां पर 31% स्टॉक प्राइस डाउन नजर आ रहा है। किस सिचुएशन में, जब कंपनी हाईएस्ट एवर सेल कर रही है, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट पोस्ट कर रही है, उसके बावजूद स्टॉक प्राइस 30% डाउन नजर आ रहा है। इमेजिन करिएगा यदि ये स्टॉक अगेन अपने ऑल टाइम हाई पर जाता है, और इसको जाना तय है बिकॉज जिस प्रकार का ये बिजनेस में है, जिस प्रकार अपनी चीजों को स्केल अप कर रहे हैं, फिर भी 44% का रिटर्न नजर आता है। अब यहां पर थोड़ा सा चार्ट को फोकस करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न नजर आ रहे हैं। जब मैंने उस टाइम पर वीडियो बनाया था, क्लियरली हम लोगों को ब्रेकआउट नहीं मिला था, मैंने वहां पर भी आपको गाइड किया था कि ब्रेकआउट नहीं भी मिला है तो भी यहां पर हाईली चांसेस है कि आप लोग स्टॉक प्राइस में, यदि आपका कन्वेंशन बनता
चाहे तो आप लोग अपनी स्टडी के बिहाफ पर पोजीशन ले सकते हो। यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर सिंपल मैंने आपको बताया था, ये पूरा का पूरा हमारा कप हो गया, ये हमारा हैंडल हो गया। उस टाइम पर प्राइस समवेयर अराउंड 2400 रुपए के आसपास था, तो प्राइस ड्रॉप होकर इस लेवल पर था जब मैंने वीडियो बनाया था। उसके बाद में स्टॉक प्राइस डेफिनेटली नीचे आया, लेकिन तुरंत इमीडिएटली रिकवर करके अभी जो है स्टॉक ऊपर नजर आ रहा है। अभी क्या हो गया, सिंपल यहां से ब्रेकआउट मिल चुका है। यदि इसके बिहाफ पर भी हम लोग देखने लगे तो यहां से हम लोग कप की पूरी डेप्थ लेते हैं, एंड यदि इसको हम लोग ऊपर प्लॉट करते हैं तो यहां पर आपको नजर आएगा ये हमारा जो टेक्निकल टारगेट है, इसके बिहाफ पर भी 3764 का टारगेट हम लोगों को नजर आता है, जो कि इजीली अचीव होते हुए कहीं ना कहीं दिखा सकता है। जिस प्रकार का कंपनी जो है बिजनेस वगैरह में स्केल अप कर रही है, चीजें सुधार रही है, लगातार कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा है, सारी चीजें काफी बढ़िया तरीके से नजर आ रही हैं। तो यहां पर पूरी की पूरी पिक्चर है, ना केवल ये अपने ऑल टाइम हाई, जबकि इसको और भी ज्यादा ऊंचाइयां छूना चाहिए। एक लॉन्ग टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाए तो एक काफी अच्छा सेगमेंट और काफी अच्छा स्टॉक जो है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नजर आता है। और मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा कि ये पूरी की पूरी वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए। यदि आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है या कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना है तो आपको अपनी रिसर्च कर लेना है। उसका सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि आप जब स्टॉक में पोजीशन लोगे तो जरूरी नहीं है वो सेम पॉइंट से ऊपर चलना प्रारंभ होगा। हो सकता है वो वहां से करेक्शन ले ले, और आपने यदि अपनी स्टडी नहीं की होगी तो वहां पर भरोसा डगमगा जाएगा और आप अपने लॉस में पोजीशन को एग्जिट कर दोगे। लेकिन वहीं पर यदि आपने स्टडी की हुई है, बिजनेस को समझा हुआ है, आपको अंदर से कन्विंस हो चुके हो कि हाँ ये बिल्कुल आपको समझ आ गया है कि बिजनेस काफी अच्छा है, चीजें काफी अच्छी हैं, भरोसा हो गया है कंपनी के ऊपर, तो डेफिनेटली आप लॉस में भी एग्जिट नहीं करोगे। देन वहां से वो कब बाउंस बैक करके आपके टारगेट अचीव कर देगा वो पता भी नहीं चलता। तो ये चीजें होती हैं कि वही कंपनी में एक स्टडी किया हुआ बंदा पैसा कमाता है और दूसरी कंपनी में टिप्स देने के बाद में वही सेम कंपनी में दूसरा बंदा लॉस करता है। तो ये मेन रीजन है। इसीलिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो आपको अपनी रिसर्च करना चाहिए, आपको अपनी स्टडी करना चाहिए। इन वीडियोस के माध्यम से, चाहे आप मेरी वीडियो देख रहे हो या फिर किसी और की वीडियो देख रहे हो, एक हेल्प मिल जाती है कंपनी को चूज करने में, कंपनी की स्टडी करने में आपको एक प्रॉपर हेल्प मिल जाती है। उसके बाद में आपको क्रॉस चेक जरूर करना चाहिए कि इस वीडियो में जो चीजें बोली गई हैं क्या वो फैक्ट है, कहीं ऐसा तो नहीं इसके बोलने के तरीके से आप लोगों को कन्वेंस इस तरीके से किया गया हो, आपको दिखाया इस तरीके से गया हो कि आपको लगने लगा हो हाँ यार इससे बेस्ट स्टॉक तो हो ही नहीं सकता। तो ये क्वेश्चन मार्क्स हमेशा आपके माइंड में होना चाहिए, और कभी भी किसी पर्टिकुलर स्टॉक में एक ज़्यादा एलोकेशन नहीं होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग, जिससे कि आपका ट्रेडिंग करियर डैमेज ना कर सके कोई पर्टिकुलर स्टॉक। इस बात का सबसे ज़्यादा आपको फोकस में रखना चाहिए। सो आशा करता हूँ ऑल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई होगी, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। एक एक वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा गाइस एफर्ट लगता है, स्टडी करना पड़ता है, चीज़ों को आपके सामने रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो एक थम्स अप जरूर करिएगा यदि वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग and bye bye.